तमाम युवा वर्ग को प्रधानमंत्री चेतावनी दे रहे थे, इशारा दे रहे थे या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनसे दूर रहिएगा सर, जो ये अलगाववादी सोच है। तो आपको क्यों लगा कि आपको कहा जा रहा है? क्वेश्चन, दिमागी लोगों को पता है कि इशारा किस तरफ था। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स हैं? अगर नक्सल्स है तो फिर हमारी सारी मांगे क्यों पूरी की गई? दिमागी लोगों को पता है कि इसको डॉग विस्लिंग बोलते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट में कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था, जो एक स्टेट्समैनशिप नैतिकता में उनको वहां पे स्पीच देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे एक पॉलिटिकल स्पीच दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि देश के युवा अभी रोड पे उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऐसे विफल सिस्टम के खिलाफ। तो उनका आप कंसर्न्स ना सुन के उनको एक आप टर्म दे रहे हो, उनको आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो। कितने शर्म की बात है। बड़ा दिलचस्प शब्द है ये डॉग विस्लिंग। ये शब्द का इस्तेमाल कई बार विदेशों में किया जाता है, आप डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा डिकोड करिए, आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप अगर ये प्रोटेस्ट की वजह से आप बात मान रहे हो, अगर आप रेजिग्नेशन करवा रहे हो अपने मिनिस्टर की, तो आप विफल हो ना। आप प्राइम मिनिस्टर फिर नक्सलों के बातों में आ रही है, उनको फिर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये सब टर्म्स यूज करके आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। साहिल, आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हो, स्टैंडर्ड्स हाई करिए। आप पॉलिसी के बारे में बात करिए, गवर्नेंस के बारे में बात करिए। बहुत सारे इश्यूज है। मैं अभी 3 स्कूलों का स्कूल ऑडिट्स करके आ रहा हूँ एंड सारे स्कूल्स खराब है दिल्ली में। तो आप बताइए, उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में है। हाँ? क्या बोला? उड़ता हुआ तीर लेने के लिए कुछ लोग स्वच्छंद हैं, वो स्वतंत्रता से आगे स्वच्छंदता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ सकते हैं। अच्छा, जब कहीं नक्सलवादियों के द्वारा संहार हो और उसके बाद अगर किसी विश्वविद्यालय में उत्सव मनाया जाए तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाएगा। अब उसको सीजेपी के लोग कोई और टर्मिनोलॉजी देना चाहें, उसको डॉग विसल कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनका अधिकार है, क्योंकि हम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। चल झूठा। और जो सीजेपी ने जो आंदोलन किया जंतर मंतर पे, उसको किसी ने नहीं कहा, लेकिन अगर वहां उमर खालिद के लिए नारे लगे तो जो नारे लगा रहे थे उनको अर्बन नक्सल कहते तो आप एक बार दिखाइए जरा, फंस गया सीएम, इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आप वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। सौरभ दास जी, मैं वीडियो भेजने को दिखाइए ना, मैं वीडियो भेजने को तैयार हूँ। मैं वीडियो अभी तत्काल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं भेजूंगा। बस हवा निकल गई, एकदम टीवी पे भेजूंगा। आप डिबेट रख लीजिए, समय निर्धारित कर दीजिए, मैं डिबेट मैं दिखाऊंगा वीडियो, मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा। समय निर्धारित करें, सही दिखाइए आप, समय निर्धारित करें। कहा गया है और वहां से नारे लगे, पत्थर 100 से अधिक लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पर पत्थर किसने चलाया? 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पर पत्थर आपने चलाया? आपने पत्थर चलाया क्या? हाँ, दिखाऊंगा मैं वीडियो, मैं वीडियो भेज दूंगा। तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो। अब देखिए, उड़ता तीर पे तो खैर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे कि मैं तो पहली बार ये देख रहा हूं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद उन्हीं के मंत्री को उस पर सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। रेयरली ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के बयान को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़े। ये साफ है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका कुछ अलग तरीके से अर्थ निकल रहा था। और मैं एग्जैक्टली प्रधानमंत्री का वो कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं, एग्जैक्ट टेक्स्ट। उसका अर्थ क्या है आप देखिए, ये दिमागी नक्सल हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को अलग करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी मान रहे थे कि युवा इस वक्त देश की मुख्य धारा में नहीं है। अरे अगर युवा देश की मुख्य धारा में नहीं है तो इस समाज का कोई भी हिस्सा देश की मुख्य धारा में नहीं है। आप इस तरीके से किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को आप नक्सल नहीं घोषित कर सकते। यह सरकार की तरफ से बहुत गलत चिदम्बरम ने चुनौती देकर उसको बदलवाने का काम। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद को संरक्षण देने का कार्य किया। बोल 13 अप्रैल 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे थे क्या कि नक्सलवाद इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन उनके कार्यकाल में 2004 से लेकर 2014 के बीच 5000 निर्दोषों का रक्त बहाने का काम जिस नक्सलवाद ने किया, उस नक्सलवाद का समर्थन करने वाले सबसे अधिक कांग्रेसियों की हत्या नक्सलवाद में हुई। और उस हत्याकांड के बाद एक विश्वविद्यालय में उस हत्याकांड पर उत्सव मनाया गया। तो ऐसे उत्सव मनाने को अगर हम दिमागी नक्सल कह दें तो कांग्रेस को पीड़ा क्यों होती भाई? क्या कारण है कांग्रेस को पीड़ित होने का? अनुच्छेद 370 के संशोधन का विरोध करने वाले और कश्मीर को पाकिस्तान का अंग मांगने वालों को अगर हम अर्बन नक्सल कह दें तो कांग्रेस को पीड़ा होने की क्या आवश्यकता है? पाकिस्तान चिल्लाए, कांग्रेस क्यों चिल्लाने लगती है? ये सवाल तो आएगा ना। ये सवाल पूछा जाए तो किसी को क्या आपत्ति है? किशन जी जो नक्सलवादियों का नेता हुआ करता था,
उसने कहा था कि 2030 तक हम जो है भारत में दिल्ली को भी नक्सलियों का कब्जा हम कराकर मानेंगे। और उसके बाद भी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में नक्सलवाद को समर्थन करने वालों को भरा गया था। इसके बाद अगर हम दिमागी नक्सल की बात कर दें तो पीड़ा क्यों होने लगती है भाई? आजा आजा बेटा आजा आजा। ऐसा है कि इस देश में 2014 के बाद सरकार से सवाल पूछने वालों को या तो आंदोलनजीवी कहा जाता है, या तो देशद्रोही कहा जाता है, या तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, या तो अर्बन नक्सल कहा जाता है। बात तो सही है। और कल नया कुछ था नहीं। लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री विदेश नीति पर नहीं बोलते। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में बात नहीं करते। चाबार क्यों गया, मुंडेल क्यों गया? मुंडेल अभी बांग्लादेश ने जो हमें 2015 में देने का वायदा किया था वो चाइना को दे दिया। चाइना चारों तरफ से घेर रहा है, तो विदेश नीति के बारे में बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने जिस तरह से विभेद की राजनीति पहले से की है, ये विभेद की राजनीति का नतीजा है। और देखिए फिर एक्सप्लेनेशन देते थे, क्या कहेंगे? जिनका संविधान में भरोसा नहीं है वो लोग जो है वो दिमागी नक्सल है। तो पहले दिमागी नक्सल तो आरएसएस है। वो कैसे? क्योंकि सबसे पहले इस देश में संविधान का और अखंडता का विरोध अगर किसी ने किया था तो वो बीजेपी ने किया था, आरएसएस ने किया था। उसी से उत्पन्न हुई बीजेपी। और बीजेपी की वो मातृ संस्था है। फिर खुद ही की तरफ चारों नहीं पांचों 10 उंगलियां खुद ही की तरफ हो गई। तो लेने के देने पड़ गए। मुझे एक बात बताइए, जब जनगणना जातिगत जनगणना मांगी गई थी, अर्बन नक्सल उन लोगों को किसने कहा था? इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। सवाल खड़े किए गए, जब किसान खड़े हो गए तो आंदोलनजीवी कहा गया। उनकी बात मान ली गई, लेकिन फिर बाद में धोखा हुआ। एमएसपी का क्या हुआ पता नहीं। अभी भी जातिगत जनगणना की बात की, फिर उन्होंने उनको अर्बन नक्सल कहा, फिर बात मान ली जातिगत जनगणना कराऊंगा, फिर से धोखा कर दिया, नहीं करा रहा है। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। वैसे तो इनके नितिन नवीन से लेकर कंगना से लेकर वो एक मदन मोहन कोई है वहां के, उनके बौद्धिक प्रमुख जो ज्ञान देते हैं कि किस तरह से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि गोली मार दूंगा, और जो बच्चियां है वहां की जो आंदोलन कर रही है वो सामूहिक बलात्कार में आनंद लेती है। फिर बाद में अपने आप को किनारा कर देना, फिर किसी मिनिस्टर का अपने हिसाब से सारी चीजें करने का। क्या मुझे बताओ, आंदोलनजीवी नहीं कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? जातिगत जनगणना मांगने वाले को अर्बन नक्सल नहीं कहा था। और यही उन्होंने जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने मान लिया